Success Mantra. We shape future. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आई होप कि होली बढ़िया हो गई होगी आप लोगों की, और अब एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट हो रहा है। कहो यार क्या आदमी है, एक एग्ज़ाम सीजन खत्म हुआ, दूसरा बोल रहा है स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं आप लोगों के, जिनका भी एक आधा एग्ज़ाम बच गया है दे के वाइंड अप करो, बिकॉज CUT इज़ राउंड द कॉर्नर और उसको अब क्रैक करो। कॉलेजेस का टाइम है, अच्छा कॉलेज लो, 1-2 महीना मेहनत करोगे, उसके बाद लाइफ सेटल तो नहीं बट हाँ एक ठीक ठाक जगह पे पहुंच जाओगे, क्योंकि अब ये लाइफ सेटल तो कभी होती नहीं किसी की, ठीक है। तो बस अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे। अब कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। CUT का एग्जाम राउंड द कॉर्नर है, जामिया राउंड द कॉर्नर है। टारगेट दीज 2 एग्जामिनेशंस एंड वाइंड इट अप। जो लोग क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं तो ठाकुर आएगा हाथ काट के ले जाएगा। तो बेटर है कि तैयारी स्टार्ट करो। चलिए, तो देयर आर 3 टॉपिक्स टुडे दैट इज प्राइमस इंपॉर्टेंस। एक तो आईलेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो। आईलेट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जीके का विदाउट पैराग्राफ, सो इट हैव अ सिक्योरिटी टू आस्क दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया अचीव 16% डिक्लाइन इन द न्यू TB केसेस सिंस 2015। ट्यूबरक्लोसिस एक दिन हम लोगों ने पहले भी बात की थी, वर्ल्ड TB डे के दिन, जिसके थीम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या था नहीं था और इंडिया का क्या ट्रैक रहा है रिगार्डिंग द TB। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है TB के बारे में, उस बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफी एंड द जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एज वेल, दैट इज द वाई आर रोहिंग्या रिफ्यूजी रिस्किंग देयर लाइफ्स एट सी। अब रिस्किंग एट द सी क्या होता है, रोहिंग्या कौन है, कहाँ से आए, बहुत लोगों को पता होता है, बट प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सुपरफ्लूअस पता है। म्यांमार, बांग्लादेश वाला पता होगा, उनके रिलीजन के बारे में पता होगा, बट ये सुपरफ्लूअस है। एग्जामिनर इससे ऊपर जाके पूछता है, एग्जामिनर को भी पता है कि तुम्हें इतना पता है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज द क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि नई मीम क्रिप्टो करेंसी आई है ना। कहोगे मीम क्रिप्टो करेंसी, अरे ये फालतू चीज़ है, ये ऑप्शन में एलिमिनेट कर दोगे, बट नहीं, वो ऑप्शन सही होगा। मीम करेंसी अभी ये रिसेंटली आया। तो चलो पहले TB के बारे में बात करते हैं। TB हारेगा देश जीतेगा, सही बात है। ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एंड रॉबर्ट कोच ने पहली बार ये नाम को कॉइन किया था। TB नाम की बीमारी होती है और इंडिया ने 16% डिक्लाइन देखा है TB में सिंस 2015। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 16% डिक्लाइन ठीक है, नहीं, इट इज़ वेरी लो, इट इज़ वेरी वेरी लो, क्योंकि हमारा TB एलिमिनेशन का टारगेट है 2025 अगेंस्ट द वर्ल्ड टारगेट ऑफ 2030। वर्ल्ड का टारगेट है TB को एलिमिनेट करना इस 2030 एंड इंडिया इज टारगेटिंग फॉर 2025 विच इज़ ह्यूज, है ना। अगले साल आपको खत्म करना है TB, इट्स 2024 ऑलरेडी। अगले साल जब दिसंबर में रिपोर्ट कंपाइल की जाएगी तो आपका TB होना चाहिए वर्ल्ड में 0% कंट्री में आपका, एंड दिस इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज TB शहरों में कम और आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज या फिर कंट्री साइड में ज़्यादा देखा जाता है। प्रॉब्लम इज दैट कि TB उस रीजन में भी देखा जाता है और इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं हो सकता, बिकॉज द थिंग इज दैट कि एरिया में क्या उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो लोग कम्यूट कर पाएंगे सिटी में आना, फिर उसका TB के मेडिसिन लेना रेगुलरली। TB इज़ अ क्यूरेबल डिजीज़, बट वो रेगुलरली मेडिसिन लोगे तभी, ऐसे 1 दिन लिया 4 दिन नहीं लिया ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर कोई एक पर्सन प्रैक्टिकली बात सोचो, एक जनरल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो, नॉट एज अ स्टूडेंट, एक जनरल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो कि किसी की अगर दवाई ख़त्म हो गई है तो वो गांव से शहर आएगा दवाई लेने TB की, और वो दवाई जब लेके जाएगा घर तो उसका पूरा 1 दिन की मजदूरी ख़त्म हो जाएगी। ये डेली वेज अर्नर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप निकालना ही पड़ेगा कि आपको डोर स्टेप या फिर इस तरीके से कि विलेज में आशा वर्कर्स के थ्रू, आशा वर्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल एंड रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज। आशा वर्कर्स के थ्रू आप ये काम करवाओ तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप एलिमिनेट कर पाओगे आने वाले टाइम में। बात करें TB एलिमिनेशन टारगेट है इंडिया का 2025 ऑफ द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030। हम लोग 5 साल पीछे टारगेट करेंगे कि हम 5 साल पहले कर लेंगे। सेनेटरी सेलिब्रेशन फॉर द बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, दिस इज द वैक्सीन ऑफ TB। याद रखना TB का वैक्सीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TB की वैक्सीन BCG। अच्छा, रिसेंटली WHO ने एक मलेरिया की वैक्सीन को रिकमेंड किया है। कमेंट सेक्शन में नाम बताना, देखते कितने लोगों को पता है। 1 महीना पहले बताया था ये बात, न्यूज़पेपर में भी आया था 2-4 दिन कि मलेरिया की वैक्सीन बना रहा है WHO। इन ह्यूमंस TB मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स, पल्मोनरी TB, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB।
तो टीबी जनरली दो तरीके से इफेक्ट करती है। अगर आता है स्टेटमेंट कि टीबी इफेक्ट्स ओनली लंग्स, तो नहीं, टीबी अदर ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बैक्टीरियल डिजीज है तो कर सकता है। टीबी इज़ वेरी एंशियंट डिजीज, कोई नया डिजीज नहीं है, 3000 BC इजिप्ट से ट्रेस किया जा सकता है। ये ट्रीटेबल है एंड बिल्कुल ही क्योरेबल है। बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन के बारे में बात करें तो इस वैक्सीन को बनाया था एक फ्रेंच पर्सन थे, एल्बर्ट कैलेमिटी एंड कैमिले ग्यूरिन, और इन्हीं दोनों के नाम पे बना BCG, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये वर्ड आता है, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट यूज इन ह्यूमन इन 1921। BCG वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लिमिटेड स्केल इन 1948। पहली बार वैक्सीन का यूज कर रहे हो। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया ने स्टार्ट किया था 1962 में। अभी हम इंडिया की पूरा ट्रेस करेंगे, अभी वी आर नॉट रीडिंग दिस पार्ट, पूरा इंडिया का हिस्ट्री ट्रेस करेंगे कि इंडिया ने कैसे कैसे टीबी को इतना कम किया है पहले से। थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2024 इज यस वी कैन एंड टीबी, जो बहुत बेसिक थीम है कि हाँ हम एंड कर सकते हैं टीबी को। बाद में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो उन्होंने ये टीबी मुक्त अभियान भी चलाया था 2021 में। फिर 2022 से 25 तक 5 साल का एक प्रोग्राम चला। कुछ ने डिस्कवर किया था टीबी को 24 मार्च 1882 में, एंड फ्रॉम दैट डे वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। 24 मार्च को रॉबर्ट कूच ने इसी दिन इस टर्म को डिस्क्राइब किया, या फिर कहिए कि डिस्कवर किया रॉबर्ट कूच ने। तो ये बेसिक आइडिया हो गया आपको जो पता होना चाहिए। बेसिकली क्लैट पूछ सकता है या कोई भी एग्जामिनर, CUET तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर टीबी, या फिर किसने इस टर्म को क्वाइन किया था, कौन सा वैक्सीन है टीबी के लिए, मलेरिया का कौन सा वैक्सीन है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, व्हाट इज द थीम ऑफ द टीबी ऑफ 2024 एंड व्हाट इज द इंडियाज टारगेट अगेंस्ट द ग्लोबल टारगेट। तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं जो कि इस पूरे फाइल में मेंशन थी। इवोल्यूशन ऑफ देखें टीबी के बारे में तो हम लोगों ने 1962 में, दैट एट द टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया 1962 में। फिर 1997 में एक डॉट्स स्ट्रेटेजी आई RNTCP की। बेसिकली ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है, ठीक है, याद रखना। फिर 1997 में एक और प्रोग्राम चली, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, RNTCP, आर इज रिवाइज्ड, ठीक है। 2005 में RNTCP एक्सटेंडेड टू अ होल कंट्री, पूरे कंट्री पे अप्लाई किया गया। 2007 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जॉइंट टीबी कोलैबोरेशन स्टार्ट किया गया। 2012 में टीबी की नोटिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया कि आप भाई प्रचार प्रसार करिए इसके रिगार्डिंग। फिर मुकेश नाम मुझे याद आ गया बिकॉज वो ऐड उसी का चलता था। डेली वेट बैंड वाइज फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशन DSTB रेजीम स्टार्टेड, कि एक फिक्स डोज को बैन किया गया कि भाई आप ये फिक्स डोज एक्चुअली प्रेस्क्राइब करिए। न्यू ड्रग कंटेनिंग रेजीम आया एक, जिसमें बेडाग्यूलिन को रिकमेंड किया गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट में भी ऐड कर दिया गया फाइनली 2020 में। और हेल्थ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट आते हैं जिसका अचीविंग ईयर है 2013। दे आर 17 SDGs इन एज ऑफ UN, जिसमें सभी कंट्रीज को उन SDGs को अचीव करना है बाई 2030। तो ये इंडिया का कुछ ग्लोबल ट्रैक है। आप इन दोनों टर्म्स को याद रखिए, 2005 याद रखिए, 2020 याद रखिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक आपको ईयर्स याद होने चाहिए, कब किया, कब रिवाइज नेशनल टीबी प्रोग्राम आया, कब उसको नेशनलाइज कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ व्हाई आर रोहिंग्या रिफ्यूजी रिस्किंग देयर लाइफ्स एट द सी। थोड़ा सा मैप में देखो तब समझ में आएगा। ये कुछ चीज़ें मैप में देख लिया करो, नहीं तो लैंग्वेज से उतनी अच्छी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, होनी भी नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो भूल जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलो देखो, सबसे ज़्यादा रोहिंग्या जो है वो स्टेटलेसनेस पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड। रोहिंग्याज आर द मुस्लिम माइनॉरिटी और रिफ्यूजी वीकेंड से, जो कि इंडिया में दिल्ली में काफ़ी जगह पर रह रहे हैं। अब ये आए कहाँ से, तो ये म्यांमार जो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है एंड बांग्लादेश, इनके बॉर्डर पे। म्यांमार का जो रखीन स्टेट है, अभी इसका नाम अंदर आएगा, रखीन स्टेट, देखो कहाँ पे है ये, इट इज़ इन बे ऑफ बंगाल, मतलब एकदम डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल से लगता है ये, पहली बात। दूसरा, दिस एरिया ऑफ बांग्लादेश इज द कॉक्स बाजार, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द बे ऑफ बंगाल। तो कॉक्स बाजार और रखीन स्टेट में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या की पॉपुलेशन पाई जाती है, और दोनों ही रीजन आपको कोस्टल रीजन में आता है, दैट इज़ इन द बे ऑफ बंगाल। और इसके सबसे पास क्या पड़ता है, इंडिया। या तो आप इधर से एंटर करोगे या तो आप नीचे जाओगे अंडमान में। अंडमान में आपको बेटर प्रोटेक्शन मिल पाएगी क्योंकि वहाँ पे उतनी सिक्योरिटी है नहीं, आप जा सकते हो, मतलब रह रू लेंगे आराम से, बट वहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि मिलिट्री बेस है, 10 तरह की चीज़ें हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, और खाने के लिए इंसान कहीं भी जा सकता है,
चाहे वो 7 समंदर पार करना हो या 2 समंदर पार करना हो, यहाँ तो कुछ ही दूर है। ठीक है, हम लोग को लगता है कि भाई पानी तैर के कैसे जाना है, बेटा जब भूख लगती है और सर पे छत नहीं होता और जब अपने देश से निकाल दिया जाता है तो ये कुछ नहीं है, फिर तो उम्मीद दिखती है कि हाँ सामने में वो है और हम वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है रोहिंग्या का। ये दोनों एरिया क्लियर होगा, कॉक्स बाजार एंड रखीन स्टेट। अब थोड़ा बेटर समझ पाओगे चीज़ों को। रोहिंग्या कौन होते हैं? दीज आर द एथनिक ग्रुप, मोस्टली मुस्लिम्स हैं ये, जो कि रखीन प्रोविंस ऑफ वेस्ट म्यांमार एंड स्पीक बंगाली डायलेक्ट। बंगाली क्यों? बिकॉज कॉक्स बाजार के पास में ही पड़ता है, तो बंगाली उधर से आ गया। और एथनिसिटी देख लो तो म्यांमार से आ जाएगा, बिकॉज वो वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं रखीन स्टेट में। दे कंप्राइज 1 मिलियन आउट ऑफ 53 मिलियन पीपल दैट लिव इन म्यांमार, फॉर्मिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन इन अ सिंगल कंट्री। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, कौन सी ऐसी कम्युनिटी है या फिर कह लो कि आप एथनिक ग्रुप है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन है, इट इज रोहिंग्या इन म्यांमार। ठीक है, आपको बहुत जगह कोड दिया है, वो भी मिल जाएगा, बट इट इज रोहिंग्या म्यांमार। यूनिवर्सिटी रिवील्ड बाय द कंट्रीज बुद्धिस्ट मेजोरिटी हुआ करती थी, और उसके बाद 1970s में जब गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया इलीगल इमिग्रेंट्स को चेक करने का, तो ये पता चला कि भाई कुछ लोग हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं म्यांमार में, एंड दोज आर द रोहिंग्या। फिर वो बांग्लादेश फ्ली करके 1982 में बर्मा और म्यांमार का, बर्मा इज द म्यांमार एंड रोहिंग्या का स्टेटलेसनेस डिक्लेयर किया गया एज पर देयर सिटीजनशिप लॉ, और उनको परसिक्यूट किया गया। स्टेटलेस क्यों है ये लोग? बिकॉज वो वहाँ के सिटीजनशिप के हिसाब से क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, और उनकी जो बैक जनरेशन है वो रोहिंग्या की है, रखीन प्रोविंस की है। दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एज मेनी रोहिंग्या लैक डॉक्यूमेंट और हैड लॉस्ट देम इन 2012। जो ऐसे सरकार कर रही है इंडिया में अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, सेम वहाँ पर भी हुआ, जिसके कारण बहुत लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि भाई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो दिखाओगे क्या, लॉस हो गया डॉक्यूमेंट, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जब डेट फिक्स कर देते हो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जब नहीं होगा तो फिर स्टेटलेसनेस की सिचुएशन आती है। इंडिया में डिपोर्टेशन की बात की जाए, देखो इंडिया में कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है ऐसा कुछ, इंडिया ने ना साइन किया यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन, बिकॉज इंडिया के चारों तरफ देखो तो बहुत सारे रिफ्यूजी स्टेट्स हैं, अगर वो ज्वाइन करने लग गए तो हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से कि डिपोर्टेड अंडर द पासपोर्ट्स एक्ट 1920 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 के हिसाब से डिपोर्ट किया जाता है। वंस अ फॉरेनर हैज़ बीन अप्रीहेंडेड बाय द पुलिस फॉर स्टेइंग इलीगली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, ही और शी इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द लोकल कोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाना, आपके लोकल कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। पावर टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट हैज ऑल्सो बीन डेलीगेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटी। ध्यान रहे कि ये डेलीगेशन, ये डिपोर्टेशन का पावर किसके पास है? स्टेट एंड यूटी के पास है, नॉट द सेंटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। If the accused is found guilty, they can be imprisonment for 3 months to 8 years. After completing their sentence, the court orders deportation. 3 महीने से 8 साल तक का जेल, और उसके बाद कोर्ट डिपोर्टेशन के ऑर्डर दे देता है कि इनको इनके देश में वापस भेज दिया जाए। अगर आप लोगों ने डंकी मूवी देखी हो तो बेटर रिलेट कर पाओगे। व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन द रिफ्यूजी? इंडिया ने साइन नहीं किया है 1951 का कन्वेंशन, ना ही 1967 का प्रोटोकॉल, और इंडिया रिफ्यूजी के इन लॉज के तरह गवर्न करता है। फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट्स एक्ट 1920 एंड द न्यूली अमेंडेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, जिसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया। नाउ व्हाट आर द मीम कॉइन्स? ये कुछ मीम्स है, एंड मीम कॉइन्स आर द क्रिप्टो करेंसी बेसिकली। ठीक है, क्या है मीम कॉइन्स? स्टार्टेड एज अ ह्यूमरस स्ट्राइकलिंग टेक ऑन द इंटरनेट ओवर लैकिंग एनी रियल अंडरलाइंग वैल्यू हैविंग गेन्ड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी। जब भी कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वैल्यू बहुत कम है और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीम के थ्रू होती है। जैसे कुछ भी चीज़ चल रही है और उसका मीम बना दो तो वो पॉपुलर होने लगता है चीज़ें। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा तो बैगन गॉट वेरी पॉपुलर, है ना, कुछ ऐसी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट गॉट पॉपुलैरिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द मीम। These are the unique category of cryptocurrency have gained significant popularity in the digital currency space. ठीक है, अगर आपको आए कि मीम करेंसी क्या होता है तो यही डेफिनेशन है उसकी, कि ये क्रिप्टो करेंसी है जिसको रिसेंटली बहुत पॉपुलरिटी मिली है इन द डिजिटल करेंसी के स्पेस में। These trace their origin to growth of meme culture and the internet. जैसे जैसे मीम कल्चर बढ़ा है वैसे वैसे इनकी पॉपुलरिटी बढ़ी है। इन्हें हम मेमेटिक टोकन्स भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना। मेमेटिक टोकन्स क्या होते हैं? तो दीज आर द मीम करेंसी। दे आर ऑफन फीचर नेम्स, लोगोज एंड ब्रांडिंग एट दैट रेफरेंस पॉपुलर नेम जोक्स ऑन द इंटरनेट। जो भी इंटरनेट पर पॉपुलर नेम जोक चल रहा है वो उस पर लगा होगा, एंड उसका मतलब समझ जाना कि ये मेमेटिक टोकन्स हैं, राइट। इसमें और कुछ नहीं है, बस मेनली डेफिनेशन याद रखो। रोहिंग्याज में आप पॉपुलेशन, एथनिसिटी वगैरह याद रखो, और उनका कैसे कैसा डिपोर्ट वगैरह चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को देखो। ठीक है, 1982 के बाद से उनका प्रॉब्लम शुरू हुआ, फाइनली 2012 के बाद से ये बातें चल रही हैं डिपोर्टेशन और इंडिया के लॉज क्या कहते हैं। इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी लॉज। एंड द फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है उसको अच्छे से करो, ताकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड फ्री लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. What is the name of the content law released by the EU? It is Digital Services Act. Chief Economic Advisor is V अनंता नागेश्वरम. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप थोड़ा ढंग से देख लो, आते हैं एग्जाम में ये टॉपिक्स, और दे हैव द वेरी एबिलिटी टू कम, एंड इफ दीज क्वेश्चंस अराइजेज इन योर एग्जामिनेशन यू कांट अफोर्ड टू डू इट रॉन्ग. सो प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छे से देखो. न्यूज़ में है, टीबी न्यूज़ में है, वर्ल्ड टीबी डे न्यूज़ में है, प्लस आपको देख लो इधर से दो चीज़ें. मीमेटिक टोकन, ये इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहले हंस लोगे कि यार ये कोई टॉपिक है, बट मीम टोकन इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. क्रिप्टो करेंसी जिसको इंडिया ने लीगलाइज नहीं कर रखा है, 30% इंडिया लगाता है उस पर, ठीक है. तो डेट इज़ इंपॉर्टेंट, जीएसटी. तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टैक्स लगता है उस पर. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है इस चीज़ों को. तो प्लीज़ थोड़ा सीरियसली होकर देखना. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लीज़ मेंशन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.